बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग MCM 301 के लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 19 से हमारा कोर्स है। हम लोग लेसन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है वो शॉर्ट है तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाऊंगी। तो सबसे पहले है आप लोगों के पास कि मेकिंग अ गुड स्पीच, आपको एक गुड स्पीच कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आपको ये टिप है कि ये जो हेडिंग्स है ना, ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, इन हेडिंग्स को आप लोग बिल्कुल पानी की तरह याद करने, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों के पेपर में आ जाए ना कि मेकिंग ए गुड स्पीच, अगर लॉन्ग में फॉर एग्जांपल आ जाता है, वैसे तो कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, लेकिन आप लोगों को जब ये पॉइंट आते होंगे ना तो आप इस बेस पे अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली तो टिप ये है कि कीप योर ऑडियंस इन माइंड। ठीक है, आप जैसे जैसे बात कर रहे हैं आप लोग उससे पहले भी ऑडियंस के बारे में सोचिए कि किस किस्म के ऑडियंस होंगे, और बाद में जब आप बता रहे हैं स्पीच को तो उस वक्त भी आप ऑडियंस को जहन में रखें, उनको देखते जाएं कि आप आपके आइडियाज़ को वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्पीक स्लोली विगरसली एंड एंथुजियास्टिकली, आहिस्ता आहिस्ता बात करें, आराम से बात करें, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं करनी, बहुत ज़्यादा जो है वो धीमी आवाज़ में बात नहीं करनी, और जोश जोश जज्बे के साथ जो है ना आप बात करें। ठीक है, उसके अलावा आप जेस्चर्स दें। बात सब ऐसे होता है कि आप जबान से कुछ चीज़ समझा रहे होते तो वो लोगों को समझ नहीं आ रही होती, आप साथ साथ अपने हाथ के इशारे से जो है उनको जेस्चर्स दें। ठीक है, कभी कभार ऐसे भी होता है कि सिर्फ एक अल्फाज सुनना और उनको जो है वो इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अपनी स्पीच लोग क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा आपके जो जेस्चर्स होते हैं उन पर ज़रा जो है ना वो इंटरेस्टिंग होकर ना उनमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है, वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। मेंटेन आई कंटेक्ट विद योर ऑडियंस। सबसे पहले तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप स्पीच दे रहे हैं तो आप ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट आप मेंटेन रखें। एक तो इसका ये फायदा होगा, देखिए अगर आप लोग ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहे, छत को देख रहे हैं, दरवाजे को देख रहे हैं, कोनों खुदरों में देख रहे हैं, इधर उधर आप देख रहे हैं, तो ये क्या होगा कि ऑडियंस को ये लगे कि ये बंदा नर्वस है, इसमें तो कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो लोगों में की आंखों में जो है वो नज़रों में कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी वजह है कि जब आप आई कॉन्टैक्ट दूसरों के साथ रखते हैं ना तो दूसरों को ये फीलिंग आती है कि ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये मेरे लिए यही बात कर रहा है। ठीक है, जब आप इसलिए आप सारे ऑडियंस के साथ आप लोगों ने एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है। एक तो ये है कि आपको वो कॉन्फिडेंट भी समझेंगे। दूसरा, अगर आप लोग सिर्फ लोगों के साथ बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप लोग अपने पेज के ऊपर या प्रेजेंटेशन जो आप लोगों के आगे पोडियम के ऊपर जो कुछ रखा हुआ है, डाइस के ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ आप उसी को देखते जाएंगे तो वो क्या समझेंगे कि इस बंदे को तो ये तो लकीर का फकीर है, पेज के ऊपर देखे बगैर तो उसे कुछ आता ही नहीं है। तो ये कि आप लोगों ने आई कॉन्टैक्ट ठीक रखना है। दूसरी बात ये कि डू नॉट मेमोराइज यूर प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने ये भी ऐसे भी नहीं बोलना है कि जैसे आप लोगों ने रट्टा, जैसे होता है ना कि रट्टू तोता कोई बात कर रहा होता है, ऐसे भी नहीं आप लोगों ने बात करनी ऑडियंस के सामने। ठीक है, दूसरा, आप लोग लिखी हुई प्रेजेंटेशन अपने सामने ना रखें। जब आप लोग लिखी हुई प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी रख लेते हैं ना तो आप लोग फिर उसके साथ बाउंड होकर रह जाते हैं, आप लोग फिर बार बार वहाँ पर देखते हैं। आप क्या करें, एक बड़ी सी शीट लें, उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके ना पॉइंट्स लिखें, कलरफुल पेन के साथ लिखें। मतलब हेडिंग है तो उसको आप लोग ब्लैक पेन के साथ लिखें, छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको आप लोग ब्लू पेन के साथ लिख लें। ठीक है, कलरफुल पेन्स के साथ लिखें, और बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं आप लेने। जब बहुत ज़्यादा आप लोग कंटेंट लिखेंगे तो हो सकता है जहाँ पे आप लोग भूल जाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट में से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक ही शीट हो, बड़ी सी शीट हो, उसके ऊपर जस्ट आप लोगों ने आउटलाइंस अपनी प्रेजेंटेशन की लिखनी है, ताकि आप लोग जहाँ पे भूलें वहाँ पे आप लोग एक नज़र डालें पेज पे तो आप लोग को फ़ौरन से अपनी मेमोरी में रिफ्रेश हो जाए कि हाँ मैं कहाँ पे था। ठीक है, ये आप लोगों ने एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रिहर्स योर प्रेजेंटेशन अंटिल यू आर कंफर्टेबल। जब तक आप लोग स्मूथली नहीं बोल सकते तब तक आप लोग बार बार अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स करें, आप उसको रिकॉर्डिंग करें, उसको सुने, शीशे के सामने खड़ी होकर आप लोग उसको बोलें। जो चीज़ आप लोगों को डिफिकल्ट लग रही है ना बोलनी, अगर कोई सेंटेंस है उसकी वर्डिंग आप लोगों को डिफिकल्ट रख रही है कि आप उसको बोलना आप लोगों के लिए आसान नहीं है, तो वो ऑडियंस के लिए समझना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, उसकी वर्डिंग को चेंज करें, कंटेंट मतलब मीनिंग वही रखें, आप उसको रिफ्रेश कर दें। ठीक है, उसके अलावा आप अपने जो आप लोग को जो टाइम है प्रेजेंटेशन का, आप जब प्रेजेंटेशन जब आप रिहर्सिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि मेरी प्रेजेंटेशन का टाइम कितना है। तो आप लोगों को जितने टाइम के अंदर उसको जो है वो प्रेजेंट करना होता है उतने टाइम के अंदर आप उसको प्रेजेंट करें, उससे एक्सीड नहीं करना, और बहुत अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोग शॉर्ट रखें। शॉर्ट रखने से कि ये होगा कि जो ऑडियंस होगी वो थकेंगे नहीं, एक्टिव रहेंगे एंड तक, और वो आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है उसको आप लोग वो आसानी से सुन भी लेंगे लास्ट तक। उसके अलावा इफ़ पॉसिबल रिकॉर्ड योर स्पीच, लिसन टू यू व्हाट यू हैव सेड एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल। अपनी स्पीच को आप लोग रिकॉर्ड करें और उस स्पीच को सुने, लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय करने के लिए सुनना है, आप लोगों ने इसलिए सुनना है ताकि आप लोग खुद उसमें से गलतियाँ ढूंढ सकें। ऑब्जेक्टिवली सुने यानी कि आप लोग उसमें से गलतियाँ ढूंढने के लिए सुने। आप लोग कंसिडर करें कि आप लोगों की ऑडियंस को क्या क्या इस स्पीच के साथ इशू हो सकते हैं। आप सुने उसमें से कि मुझे पर्पस इसमें से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, कंटेक्स्ट कैसा है, कंटेंट कैसा है, मेरा स्टाइल कैसा है, आप लोग ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप ये देखें कि मेरी
आवाज़ क्लियर है या नहीं, मुझे आवाज़ ज़्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। उसके अलावा आप लोग उसमें से ये बात ढूंढें कि कौन कौन से ऐसी स्पीच में से चीज़ें जिसको मुझे दोबारा से रिहर्सिंग करने की ज़रूरत है। कहीं मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं ज़्यादा आहिस्ता तो नहीं बोल रहा, कौन कौन से सेंटेंसेस जिनको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिकॉर्डिंग से पता चल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ पॉसिबल बिकम फेमिलियर विद द रूम। जहाँ पे आप लोगों ने जिस रूम में प्रेजेंटेशन देनी है, आप लोग वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा घूमे फिरे, वहाँ पे देखें वहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट कितनी है, कितने ऑडियंस होंगे, उस ऑडियंस के हिसाब से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना ऊंचा बोलना है, कितना आप लोगों ने कम बोलना है। आप लोग वहाँ पे जाके थोड़ी सी जो है वो रिहर्सल भी कर सकते हैं, तो इससे जो है आप लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। देन ट्राई नॉट टू प्रोवाइड द ऑडियंस हैंड आउट मटेरियल बिफोर यू बिगिन। यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपकी जो प्रेजेंटेशन का जो रिटन मटेरियल है वो आप लोग अपनी ऑडियंस को ना दें। इसके एक तो जो है ना वो दो नुकसान होते हैं। एक तो ये होगा कि ऑडियंस क्या करेंगे, वो पढ़ने बैठ जाएंगे आप लोगों की स्पीच पे, तो वो बिल्कुल अटेंशन देंगे ही नहीं, ठीक है। वो जो रिटन मटेरियल आप लोगों ने उनको दिया है सारा, वो उन लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक जो है ना वो नुकसान ये होगा कि पहले अगर वो सारा कुछ रीड कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो वो इजीली पॉइंट आउट कर लेंगे कि इस बंदे ने यहाँ पे गलती की है, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप लोग पहले जो है ना उनको आप लोग हैंड मटेरियल ना दें। अगर हैंड मटेरियल आप दे भी रहे हैं तो आप ये इस बात को इंश्योर करें कि आपका जो रिटन हैंड आउट जो आप लोगों ने मटेरियल दिया है वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन के साथ बिल्कुल मैच करता है, उससे जो है वो डिफरेंट नहीं है। उसके अलावा ये बात मैटर नहीं करती कि आप लोग क्या प्रेजेंट करने, मैटर ये करती है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले प्रेजेंटेशन तैयार की हुई हो, उसमें गाइडलाइंस का आप लोगों को पता हो, स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से हो, आप लोगों का डिलीवरी स्टाइल कैसा है वो सब कुछ हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में बहुत अच्छे तरीके से रखनी है। और प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस ही आप लोगों की प्लानिंग को और आप लोगों के आइडियाज़ को इन्हेंस कर सकती है। उसके बाद ओवरकमिंग स्टेज फ्राइड। स्टेज फ्राइड का मतलब होता है कि स्टेज पर चढ़ के बोलने का जो खौफ होता है उसको हम लोग स्टेज फ्राइड कहते हैं। एक तो ये होता है ना लोगों के सामने बोलना जो है ना वो उसमें आप लोगों को परेशानी या जो है ना कॉन्फिडेंस लॉस करने का जो एक आंसर होता है वो उसको हम लोग स्टेज फ्राइड कहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप ये भी एक रिसर्च हुई है, एक सर्वे के मुताबिक लोगों में पूरी दुनिया में जितने भी डर और खौफ पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खौफ ये स्टेज फ्राइड का ही होता है। इसमें आप लोगों ने इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नो द रूम। जहाँ पे आप लोगों ने जाके बात करनी है आप लोग वहाँ जाएँ, वहाँ पे आप लोग घूमें फिरें, पहले चले जाएँ स्पीच के टाइम से पहले, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे जो आप लोगों ने माइक्रोफोन यूज़ करना है, जो आप लोगों ने विजुअल एड्स वगैरह यूज़ करने हैं उनको आप यूज़ करके प्रैक्टिस करें। नो द ऑडियंस, जैसे जैसे ऑडियंस आए आप उन लोगों के साथ मिलें, आप उनके साथ थोड़ी बहुत जो है ना गपशप करें, क्योंकि फ्रेंड्स के सामने बोलना जो है ना वो आसान होता है, स्ट्रेंजर्स के सामने जो है अजनबियों के सामने बोलना मुश्किल होता है। नो योर मटीरियल, आप लोगों को अपने ही मटीरियल के बारे में जब पता नहीं होगा कि मैंने बोलना क्या है, तो इससे क्या होगा कि बोलने के दौरान आप लोगों में नर्वस क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से आप अपने मटीरियल की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, उसको रिवाइज करें, रिलैक्स रहें, ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं अपनी टेंशन को रिलीज़ करने की, तो वो आप वो एक्सरसाइजेस करें, लंबे लंबे सांस लें, विजुअलाइज योर सेल्फ गिविंग योर स्पीच। आप पहले खुद इमेजिन करें कि मैं स्पीच देते हुए कैसा लगता हूँ, ठीक है। आप अपनी वॉइस को इमेजिन करें, वॉइस लाउड तो नहीं है। इसमें बहुत सारे तरीके आते हैं, एक तो ये आप आईने के सामने खड़े होकर भी खुद को देख सकते हैं, उसके अलावा आप रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं। रियलाइज दैट पीपल वांट यू टू सक्सीड। आप ये सोचें कि लोग आपको खुद कामयाब करवाना चाहते हैं। अगर आप लोग ये सोचेंगे ना कि लोग मुझे फेल करवाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से आप हमेशा यही सोचें कि जो ऑडियंस हैं वो मुझ में दिलचस्पी भी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, और वो इंटरटेनिंग है, मतलब परेशान करने वाले नहीं हैं। डोंट अपोलोजाइज। हाँ, अगर आप लोगों से अगर स्पीच में कोई गलती हो भी जाती है तो आप वहाँ पे माफ़ी ना मांगे। अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो पता है क्या होगा, जिन लोगों ने आप लोगों की गलती नहीं नोट की वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपोलोजाइज नहीं करना, बस हो गई गलती छोड़ दें उसको। टर्न नर्वसनेस इनटू पॉजिटिव एनर्जी। नर्वस आप जब आप लोगों को नर्वस हो रही होती है ना तो आपको ना आपके अंदर एक वो अजीब सी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आप लोग अपनी पॉजिटिव वे में यूज़ करें। आप लोग उसको जोश में जो है ना बदल के आप लोगों के सामने लेके आए। गेन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करने से आप लोगों को जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। तो आप लोगों ने जितना आप लोग स्पीचेस देंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, तो इससे आप लोगों को जो है वो स्टेज फ्राइड को ओवरकम करने में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। टाइप्स ऑफ स्पीच, एक होती है इन्फॉर्मेटिव स्पीच। इन्फॉर्मेटिव स्पीच क्या होती है कि आप लोगों ने सिंपली जो है किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देनी होती है, चाहे आप लोग रिसर्च करें, मुख्तलिफ किस्म से जो है वो राइटिंग करें, उसके बाद अपनी स्पीच को आप लोग ऑर्गेनाइज करें, अपने स्किल्स बेहतर करें, उसके बाद जाके आप लोग जो है वो स्पीच दें। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना लोगों को। जब आप इन्फॉर्मेशन देने के बारे में आप लोग एक सक्सेसफुल हो सकते हैं ना, तो आप लोग एक गुड टीचर जो है वो बन सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव स्पीच का यही जो मकसद होता है कि लोगों को मुफीद, अच्छी, इंटरेस्टिंग और यूनिक इन्फॉर्मेशन देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले से जानते हो वो तो फिर इन्फॉर्मेशन तो ना वो इन्फॉर्मेशन यही चीज़ होती है कि कोई नई चीज़ उन लोगों को बताना जो वो पहले से नहीं जानते। उसके अलावा आप लोगों का गोल यही होना चाहिए कि आप लोगों के
जो है आप न्यू इन्फॉर्मेशन एक तो प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑडियंस को अपील करती है, ऑडियंस में इंटरेस्ट पैदा करेगी। अब टाइप्स होती हैं इन्फॉर्मेटिव स्पीच, ऑब्जेक्ट्स के बारे में यानी किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, या प्रोसेसेस के कैसे कोई चीज़ हैपनिंग हुई है हमारे वर्ल्ड में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, इवेंट्स के बारे में यानी कि जितने भी जो इवेंट्स जो मौके होते हैं ना वो गुजरे हुए उनके बारे में, और कॉन्सेप्ट यानी कि आइडियाज़ वगैरह के बारे में स्पीच देना, वो आप लोगों की इसमें आ जाती है इन्फॉर्मेटिव स्पीच की टाइप्स में। ये आप लोगों ने 4 टाइप्स याद रखनी है। अच्छा, इन्फॉर्मेटिव स्पीच अबाउट सब ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितनी भी थिंग्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी दुनिया में, चाहे वो लोग हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, उसके बारे में जब आप बात कर रहे होते हैं वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है उस ऑब्जेक्ट के बारे में। इसमें आप लोगों ने ये बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों के पास टाइम जो है ना वो लिमिटेड होता है। तो आप लोग कोई भी चीज़, अगर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी आप लोग स्पीच दे रहे हो तो आप लोग उसके सारे के सारे पहलुओं पर रोशनी नहीं डाल सकते। टाइम के लिहाज से आप लोग ये देखें कि अब मैंने इस चीज़ की कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद प्रोसेसेस के बारे में आ जाती है। प्रोसेसेस होता है कि कैसे कोई चीज़ का एक पैटर्न ऑफ एक्शन क्या था, कैसे कोई चीज़ हुई है, ठीक है, वो इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन स्पीच भी कहते हैं। हम लोग इसमें बताते हैं कि कैसे इससे जो है ना आप लोगों को ये सिखा रहे होते हैं कि कैसे आप कोई भी जो प्रोसेस उसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, आप जब प्रोसेसेस ये जो स्पीच आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना तो आप लोग उसको ब्रॉडर टर्म्स में आप लोग उनको बताएं। ये नहीं है कि आप लोग अगर एक चीज़ के बारे में जो प्रोसेस हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं, आप लोगों को ये भी बताएं कि आप लोग इस प्रोसेस को कैसे आगे कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड उसी को तब करती है जब आप उस सारे प्रोसेस की इंपॉर्टेंस भी उन लोगों को बताएंगे, ठीक है, कि इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद इन्फॉर्मेटिव स्पीचेस अबाउट इवेंट्स, यानी कि जितनी भी हैपनिंग्स हुई होती हैं या होनी होती हैं या हो चुकी होती हैं या हमारे वर्ल्ड में हो रही होती हैं, जितनी भी चीज़ें उसके बारे में बताना, वो एक इवेंट होता है, ठीक है। तो जब आप इवेंट के बारे में बता रहे हैं तो आप लोग ये रिलेट करें कि आपका ऑडियंस के साथ इसके साथ आप जो है ना वो रिलेशन क्या, ये नहीं है कि स्टेज पे चढ़ के ऐसे ही जो है वो बताना शुरू कर देना कि फलां जगह पे ये इवेंट हो रहा था तो मैंने ये देखा था। आप लोग ये देखें कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ऑडियंस के साथ उसका रिलेशन जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो अडेप्ट करें ऑडियंस के साथ, उनको प्रोवाइड करें कि वो इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग फोकस करें इवेंट पे भी। आप देखें ना इवेंट के आप लोग हर चीज़ पूरी का पूरा इवेंट नहीं बता सकते। टाइम के लिहाज से आप लोग देखें कि आप लोगों ने कितना टाइम आप लोग के पास, उस हिसाब से आप लोग देखें कि आप लोग इवेंट्स के कितने एस्पेक्ट्स पे जो है वो रोशनी डाल सकते हैं। लिमिट करें अपनी असाइनमेंट को अपनी टाइम के मुताबिक। उसके बाद कंसेप्ट्स के बारे में स्पीचेज होती हैं, यानी कि जितने भी लोगों के एक अकीदे होते हैं, आइडियाज़ होती हैं, जितनी थ्योरीज वगैरह होती हैं, नज़रियात होते हैं, उनके बारे में जो स्पीच देना वो आप लोगों का इन्फॉर्मेटिव स्पीच होती है कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट या प्रोसेस या इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं वो तो कंक्रीट होती है, यानी कि लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे होंगी, ऑब्जेक्ट कैसे हुआ होगा, प्रोसेस कैसे हुआ होगा, इवेंट कैसे हुआ होगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट पर जो स्पीचेज होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि इनके बारे में लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कैसे होंगे, ठीक है, क्योंकि एक वेज चीज़ होती है, एक ढकी छुपी वो चीज़ होती है। तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी डंडी मार दी तो हो सकता है आप किसी के आइडियाज़ को जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग किसी के आइडियाज़ को बता रहे हैं ना तो आप अनबायस हों, यानी कि ये नहीं है कि आप लोग अपने आइडियाज़ को उसमें जो है ना वो ठोक के आप लोग उसको बता रहे हैं, नहीं, आप लोग दूसरे के आइडियाज़ को बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आइडियाज़ दूसरों के बताएं। आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं बताना, ठीक है। आर्गूमेंट्स नहीं देने के फलां की ये आइडियाज़ है तो मुझे ये बात ऐसी लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नो, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग आर्गूमेंट्स। आप लोग आर्गूमेंट्स जो है वो नहीं देने, और इसमें भी यही है कि अपने टाइम के लिहाज से अपनी स्पीच को जो है आप लोग लिमिट करें। उसके बाद हमारी दूसरी टाइप आ जाती है परसुएसिव स्पीच की। परसुएसिव स्पीच वो स्पीच होती है जब आप किसी ऑडियंस को किसी एक्शन करने के बारे में प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप ये काम करें, या आप लोग किसी ऑडियंस के बिलीव्स को चेंज कर रहे होते हैं, तो वो आप लोगों की परसुएसिव स्पीच होती है ठीक है। परसुएसिव स्पीच आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है अपने कैरियर्स में, प्रोफेशंस में, लोगों के साथ मिलना जुलना, उसमें यानी कि हर सेटिंग में आप लोग को परसुएसिव स्पीकर आप जब आप बन जाते हैं तो वो बहुत आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है। जब आप परसुएडली बात कर रहे होते हैं दूसरों को परसुएव करना, तो आप यूँ समझे कि आप एक वकील की तरह बात कर रहे होते हैं। ये एक नफ्सियाती प्रोसेस होता है कि जिसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और आप लोगों ने उनमें से लोगों को बताना होता है कि आप लोगों के लिए कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आप अडॉप्ट करें, ठीक है। ये ज़्यादा चैलेंजिंग होती है क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे किसी के आइडियाज़ को चेंज करना होता है, तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग और कम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू इन्फॉर्मेटिव स्पीच। ऑडियंस एनालिसिस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, और ऑडियंस के हिसाब से आप लोगों को अडेप्ट करना वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसुएसिव स्पीच में एज कम्पेयर टू इन्फॉर्मेटिव स्पीच। जब भी आप परसुएसिव स्पीच कर रहे होते हैं तो आप ये रियलाइज़ करें कि वो सिचुएशन कैसी है, ठीक है। उसके बाद लिसनर्स को आप लोग जो है ना
इफ़ लिसनर्स आर नॉट स्ट्रांगली कमिटेड टू वन वे और अनदर, अगर जो है ना लिसनर्स को जो सुनने वाले हैं, अगर वो उन लोगों वो अभी किसी भी साइड पे नहीं है, ठीक है, जितने भी वेज उन्होंने अडॉप्ट करने हैं वो किसी एक वे की तरफ नहीं है, तो फिर तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि आप लोग उनको किसी भी एक वे की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खुद अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप लोग को डिसीजन लेने में जो है वो मदद कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई लिसनर्स हैं जो आप लोगों के खिलाफ है, मतलब आप लोगों के व्यू पॉइंट को नहीं मान रखे, तो अगर आप इतने भी करने के काबिल हो गए ना कि लिसनर जो है वो अपने व्यू पॉइंट पे दोबारा रिकंसिडर कर रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं, तभी आप सक्सेस आप लोगों ने अटेन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद काइंड्स ऑफ परसुएसिव स्पीचेस कौन कौन सी होती हैं। एक होता है क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट, यानी कि जो भी हकीकत हो रही होती है, यानी कि जो भी ट्रुथ होती है उसके बारे में जब आप लोगों को परसुएड कर रहे होते हैं ना, तो वो आप लोगों का क्वेश्चन अबाउट फैक्ट हो जाता है। यानी कि बाज़ दफ़ा होता है ना कि लोग हकीकत को छोड़ के किसी गलत चीज़ को के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे लोगों ने अपनी मिथ्स बनाई हुई होती हैं, तो उनको चेंज करना और लोगों को ये कहना कि आप लोग ये वाली हकीकत है, आप लोगों ने इसको जो है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि आप लोग इस फैक्ट को जो है वो आप एक्सेप्ट करें, तो वो उस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर तो कोई फैक्ट, कोई भी दो ऐसी हकीकतें हैं जो कि डिस्प्यूट में नहीं है, यानी कि लोग सारे उस पर एग्री हैं, तो फिर तो कोई रीज़न ही नहीं है कि आप किसी को जो है वो परसुएड करें। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी हकीकत पास से, प्रेजेंट से या फ्यूचर के फैक्ट्स के से लेके आप लोग ऑडियंस को परसुएड कर सकते हैं। देन क्वेश्चन ऑफ वैल्यू, यानी कि आप लोगों को वैल्यू के बारे में, यानी कि आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह की इखलाकियात आप लोगों के लिए बेटर होंगी, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए वैल्यू ला सकती हैं, कौन कौन से आइडियाज़ आप लोगों ने अडॉप्ट करने, कौन कौन से एक्शन करने से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है ना, तो वो आप लोगों की फिर वो परसुएड करना, वो वैल्यू, क्वेश्चन ऑफ वैल्यू के बारे में आ जाती है। लोगों को आप बताते हैं क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है, तो उसमें योर गोल इन दिस स्पीच टू परसुएड टू एग्री विद योर वैल्यू जजमेंट्स अबाउट एन इशू। जब आप किसी इशू के बारे में अपनी आप लोगों की जो जजमेंट होती है ना कि ये चीज़ गलत है, ये एक ठीक है, तो आप उसके बारे में जब परसुएड कर रहे होते हैं, तो वो आप लोगों की क्वेश्चन ऑफ वैल्यू हो जाती है। और उसके अलावा आप इसमें ओपिनियंस बताते हैं, आप उसमें स्टैंडर्ड्स बताते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं कि किस तरह से ये एक वैल्यू आप लोगों के लिए एक ठीक साबित हो सकती है, गलत साबित हो सकती है। क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, यानी कि जब एक पॉलिसी बना दी जाती है ना, कि कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों को बता दीजिए कि ये दिया जाता है कि आप लोगों ने ये करना है, ठीक है। तो आप जब किसी बंदे को ये बताते हैं कि ये पॉलिसी आप लोगों ने अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो एक जो परसुएडेंस होती है ना, वो आप लोग क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी में आ जाती है। आप लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को अगर आप लोग ये काम करेंगे तो आप लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप किस तरह से इस चेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारे आप लोगों के क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी में आ जाते हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजिंग परसुएसिव स्पीच, 4 तरह से आप अपनी परसुएसिव स्पीचेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम, ये आप लोगों की शॉर्ट में आ सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से ये कर लीजिएगा, आसान है वैसे। एक होता है प्रॉब्लम सोल्यूशन, यानी कि पहले आप प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद आप लोग सोल्यूशन बताते हैं। उसके बाद एक होती है प्रॉब्लम का सोल्यूशन, पहले आप लोग प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इस प्रॉब्लम के मेन वजूहात क्या हैं, काजेज क्या हैं, और उसके बाद जाके आप लोग सोल्यूशन बताते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेजेस, यानी कि इसमें आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे तो आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप किसी दूसरे की बात मानेंगे तो आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग 2 फ़ायदे उनके सामने रख देते हैं, और उसमें आप लोग ये बताते हैं कि मेरा जो है ना फ़ायदा आप लोगों को ज़्यादा होगा। तो इसमें जो है ना वो फिर प्रॉब्लम जो भी होती है इसमें फिर वो ऑडियंस पे आप छोड़ देते हैं कि कैसे आप लोगों ने एग्री होना है किसी बात पे। मोटिवेटिव सीक्वेंस, ये तब होती है जब एक ऑडियंस जो है वो एग्री हो गया कि वाकई में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर आप लोग उनको बताते हैं कि फौरी तौर पे आप लोगों ने एक्शन कैसे लेना है, तो एक सीक्वेंस आप लोगों में जो है ना वो बता देते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन, यानी कि परसुएट करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी बातें माइंड में रखनी चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि आप लोगों को छोटी छोटी तब्दीलियां लोगों को बतानी है। अगर आप लोग उनको ये कहेंगे ना कि छोटी सी तब्दीली अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए कहेंगे, तो वो आप लोगों की बात मान लेंगे। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी तब्दीली लाने के लिए कहेंगे तो वो आप लोगों की बात नहीं मानेंगे। अगर आप किसी को ये कहते हैं ना वेजिटेरियन मील ट्राई करें, तो वो बात मान लेगा आप लोगों की। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि बाकी सारे खाने छोड़ दो, सिर्फ आप लोग वेजिटेरियन मील पे ही आ जाओ, तो वो आप लोगों की बात नहीं मानेंगे। दूसरा, आप लोगों को ये बताएं कि जो आप लोगों ने तब्दीली लेके आनी है, इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़्यादा होगा, एफर्ट आप लोगों को कम करनी पड़ेगी, टाइम और स्केल एनर्जी जितनी भी आप लोगों की ये चेंज लाने में वेस्ट होगी वो कम होगी, फ़ायदा इससे आप लोगों को ज़्यादा होगा। तीसरी बात, आप लोगों को ये बताएं कि जो चीज़ आप लोग उसको परसुएट करें, बताएं कि ये जो चेंजेस आएंगी इससे आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ में या अपने स्कूल्स में, या कोई इंसान अपनी ज़ाती जो है ना ज़रूरियात इसे कैसे पूरी कर सकता है। चौथी चीज़ जो है वो आप लोगों को ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि जब आप चेंजेस के बारे में बता रहे हैं ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता बताएं। यानी कि
अगर आप लोगों को पता है ना कि मतलब जो आप लोगों ने बहुत सारे आर्गूमेंट्स देने हैं, उसमें से कुछ आर्गूमेंट्स ऐसे हैं जिस पे ऑडियंस ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो आर्गूमेंट जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे ऑडियंस के लिए वो आप लोग पहले बताएं, और जो लोगों के लिए एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होंगे वो आप लोग उसको बाद में बताएं, ठीक है। आगे हमें बताया गया सेरेमोनियल स्पीचेस जो सरमनीज होती हैं ना, किसी को ट्रिब्यूट देने के लिए या किसी को रिवार्ड देने के लिए, या जो कन्वोकेशंस वगैरह होती हैं, या वैसे जो सरमनीज वगैरह डिनर वगैरह देने के लिए, इस तरह से ये जो सारी जो सरमनीज होती हैं उसको हम लोग इन सरमनीज पे जो स्पीचेस दी जाती है ना उनको हम लोग सेरेमोनियल स्पीचेस कहते हैं, ठीक है। हमारा लेसन नंबर 19 हो गया है कंप्लीट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।